एक बात कहना चाहता हूं आपसे। अगर आप खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी शायद ना मिले, लेकिन अगर खुश होकर काम करेंगे तो आपको खुशी भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको एमएसडी लक्ष्य एकेडमी के वीडियोज में महान महान व्यक्तित्वों के बारे में, हमारे देश के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में ये जो सीरीज चल रही है, आज उसी में एक ऐसे व्यक्ति को मैं आपको बताना चाहता हूं जिसे हम लोग बहुत ही कम याद करते हैं। लेकिन अगर आपको किसी व्यक्ति में सरलता देखनी हो, देशभक्ति देखनी हो, विद्वता देखनी हो, संघर्षों के प्रति, देश के प्रति समस्त जीवन जिसने न्यौछावर कर दिया, अगर आपको ये सब चीजें अगर किसी एक व्यक्ति में देखनी है तो वो थे हमारे राजेंद्र बाबू, हमारे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, संविधान सभा के अध्यक्ष। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद को जितना महत्व दिया जाना चाहिए इस देश में, शायद हम लोग देते नहीं हैं। और बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, पर शायद ये एक भूला हुआ व्यक्तित्व है हमारे सामने, जिनके बारे में हमें कम पढ़ाया जाता है, कम बताया जाता है। आपको बता दूं मित्रों, जवाहरलाल नेहरू के 2 बार प्रबल विरोध के बावजूद ये एक ऐसी शख्सियत थे जो हमारे देश के राष्ट्रपति बने। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आपको मैं इनके बारे में कहानी भी बताऊंगा, जिससे आप इनके व्यक्तित्व को समझने में आपको आसानी। मित्रों, आप ये चेहरा देख रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको हम प्यार से राजेंद्र बाबू या इनको देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी कहा जाता है। देखिए, इनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें होंगी, हमेशा की तरफ मैं आपको बता दूंगा। पहले इनकी थोड़ी सी हम बचपन में जाते हैं, बचपन की बातें करते हैं, कैसे बचपन से फिर एक कुशल मेधावी विद्यार्थी के रूप में स्थापित होते हैं, एक बहुत बड़े वकील के रूप में ख्याति प्राप्त करते हैं, फिर हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना पूरा जीवन इन्होंने न्यौछावर कर दिया, और उसके बाद भी देश के लिए हमेशा बड़ी सादगी से, ईमानदारी से अपने कर्तव्य पथ पर अपने परिवारजनों को भूल कर ये अपना कार्य करते रहे। मित्रों, राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884, वर्तमान बिहार में एक सीवान जिला है, सीवान जिले में हुआ। महादेव सहाय इनके पिताजी थे। अच्छा खासा संपन्न परिवार था, एक जमींदारी प्राप्त थी इनके परिवार को। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इस कारण ये सबके दुलारे भी थे। चाचा से लेकर के, दादी से लेकर के, पिता, माता, बड़े भाई भी थे महादेव प्रसाद, वो भी इनको अगाध स्नेह देते। इस प्रकार सबके प्यारे थे, सबके दुलारे थे। धीरे धीरे बड़े होने लगे। पिताजी संस्कृत के बड़े ही प्रकांड विद्वान माने जाते थे उस पूरे क्षेत्र के। कहा जाता है कि इनकी जो शिक्षा थी फारसी भाषा से प्रारंभ हुई। आप लोगों ने बिहार में छपरा का नाम सुना होगा, वहीं से इनकी आरंभिक शिक्षा हुई। छपरा के बाद जब प्रारंभिक इनकी शिक्षा वहां पर संपन्न होती है, इंटर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ये कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचते हैं। वहां पे एंट्रेंस एग्जाम में भाग लेते हैं। कहां पर? कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज। मित्रों, बिहार का पहला छात्र था जो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए वहां पर ये पहुंचे। और एंट्रेंस परीक्षा जब हुई थी तो उसमें उन्होंने पूरे महाविद्यालय में, उस पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी जीवनी में कहा है, लिखा है, बताते हैं कि जब मैं प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंचा, वहां पर विद्यार्थियों का जो समूह खड़ा हुआ था, वहां पर जाकर मैं भी खड़ा हो गया। बहुत ही सीधा सारा, आप इनका व्यक्तित्व देखोगे, आप इनकी पिक्स देखेंगे, फोटोज देखेंगे, तो आप देखेंगे हमेशा कुर्ता पायजामा में और बाद में टोपी ये धारण किए रहते थे, गांधी जी से प्रभावित होकर के। अब दिखने में एक ठेठ किसान दिखते। तो जब ये कलकत्ता पहुंचते हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज, तो वहां पे देखते हैं कि जितने भी बच्चे थे सब एंग्लो इंडियन जैसे दिख रहे हैं, कोट पैंट टाई, और साथ ही उनके सबके बाल वाल नहीं है। इनको लगा कि कोई मैं दूसरे कॉलेज में आ गया हूं क्या, या यहाँ सारे जो है एंग्लो इंडियंस बाहर के बच्चे ही यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सबका नाम पुकारा गया हाजिरी में, तो उन्होंने देखा कि ये तो सबके इंडियंस नाम नाम है भाई।
कोई राम प्रसाद था, कोई श्याम प्रसाद था, कोई लक्ष्मण सिंह था, कोई कुछ था। तब उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है, यहाँ पर पूरा का पूरा जो पहनावा है, पूरा जो पाश्चात्य सभ्यता है, उस सभ्यता का ये अनुसरण कर रखे। खैर उनको एडमिशन दिया जाता है और उसके बाद वो उस कॉलेज में हर क्लास में निरंतर वो सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते रहे। एक तो बड़ी मजेदार किस्सा वो बताते हैं कि एक बार एक परीक्षक ने उनके एक प्रश्न पत्र पर लिखा कि परीक्षा लेने वाले से कहीं ज्यादा मेधावी परीक्षा देने वाला छात्र है, ये परीक्षार्थी है, तो परीक्षार्थी परीक्षक से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा उस परीक्षक ने कॉपी जांचते समय उनकी उस कॉपी पे लिखा। तो सोचिए कितने मेधावी न रहे होंगे। इनकी इसी प्रतिभा के कारण वहां पर कलकत्ता में इनको स्कॉलरशिप दी गई। शुरुआत में 30 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती थी, बाद में 50 रुपए की स्कॉलरशिप। खैर प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने बीए एलएलएम किया और साथ ही डॉक्टरेट की उपाधि भी उन्होंने लॉ में प्राप्त की। डॉक्टर राजेंद्र, डॉक्टर की उपाधि थी, डॉक्टरेट उन्होंने लॉ में। और वहीं पे फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या बोलते हैं वकालत बैरिस्ट्री का काम कलकत्ता में ही प्रारंभ कर दिया। उस समय देश हमारा स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, यह बात राजेंद्र प्रसाद को बड़ी ही चुभा करती थी वहां पर। और उसी समय 1905 में आप लोगों ने सुना होगा बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन हुआ और स्वदेशी आंदोलन चल निकला। राजेंद्र प्रसाद स्वदेशी के हमेशा पक्षधर रहे। वो जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ते थे तब भी उनकी वेशभूषा में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। अपने परिवार से भी बड़ा स्नेह रखते थे, लेकिन दुविधा बड़ी थी कि मैं राष्ट्र देश प्रेम की तरफ जाऊं, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लूं या परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करूं। और इसके पहले आपको बता दूं कि पहले बाल विवाह की प्रथाएं चला करती थी। जब ये मात्र 12 वर्ष के थे, इनके पिताजी ने इनका विवाह राजवंशी देवी से किया। इनके विवाह की बड़ी कहानी बड़ी जोरदार है। कहते हैं कि पहले के जमाने में ट्रेन वेन तो पहले हुआ नहीं करती थी, इतना आने जाने का साधन तो था नहीं, तो पहले घोड़े में, हाथी में, पालकी में बारातें जाया करती थी। वैसे भी उच्च संपन्न वर्ग के थे ये। तो कहते हैं चांदी की पालकी में इनकी बारात गई मित्रों। 2 दिन लगा बारात जाने में राजवंशी देवी के घर पहुंचने में। 12 साल का लड़का था। कहते हैं कि एक नदी पार करके जाना था, हाथी भी साथ में थे। तो जब नदी पार कर रहे थे तो हाथी वहां पे बैठ जाता है, नदी को पार करने से इनकार कर देता है। इनके पिताजी बड़े दुखी होते हैं, हाथी में दूल्हा बैठा करता था। तो बाद में कहते हैं कि आगे निकलने के बाद किसी एक व्यक्ति का और हाथी मिल जाता है, उस हाथी से के साथ में सेटिंग होती है, फिर बारात पहुंचती है। लेकिन ये इतने अधिक थक गए थे कि बारात के लिए, इस विवाह के लिए बड़ी मुश्किल से इनको उठाया गया। खैर 12 वर्ष की के आयु में ही इनका इससे विवाह हो गया राजवंशी देवी से। इन्होंने खुद अपने बायोग्राफी में बताया है कि मेरे को इतना कम समय मिला उनके साथ, शायद अगले 50 वर्ष जो उन्होंने पूरा देश के लिए दिया, स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन को होम कर दिया, तो शायद उस 50 वर्षों में 50 माह भी अपनी पत्नी के साथ में ये ना रह पाए, ऐसा खुद बताते। खैर मैं स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहा था। उस समय बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, स्वदेशी आंदोलन चल निकला। उसके पहले भी राजेंद्र बाबू जो थे, इनके मन में देश प्रेम की लगातार जो है आस जग ही रही थी। इन्होंने कलकत्ता में भी एक डॉन क्लब था, डॉन क्लब की मेंबरशिप प्राप्त कर ली थी। वहां पे एक बिहारी विद्यार्थियों के लिए एक बिहारी क्लब बनाया था, जिसमें बिहार से जो भी आने वाले जो छात्र थे उनका ये लोग सहयोग करते थे। इस प्रकार से ये शुरुआत से क्या बोलते हैं राजनीति की तरफ इनका रुझान जो था वो प्रारंभ हो जाता है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी ये काफी उस आंदोलन से प्रेरित होते हैं और इनके कहते हैं कि इनके हॉस्टल के सारे विद्यार्थी जिनके पास में भी विदेशी कपड़े हुआ करते थे, सब एक दिन सब लोगों ने कपड़ों की होलियां जलाई। जब इनके बक्से को चेक किया गया तो उसमें एक भी विदेशी वस्त्र नहीं मिला, क्योंकि विदेशी वस्त्र धारण करते ही नहीं। तो ऐसे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है जब 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन कहां पर होता है? कलकत्ता। एनी बेसेंट उसमें अध्यक्ष थी। उसी समय हमारे देश में होम रूल मूवमेंट भी चल रहा था।
एनी बेसेंट की लोकप्रियता को देखते हुए वहां पे उनको क्या बनाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भी वहां पर शिरकत। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 21 साल संघर्ष करने के बाद हमारे देश आए थे और एक विशेष ख्याति लेकर के आए थे। भारत को पता था कि एक लड़का है भारत का जो दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ रंग भेद नीति का परचम लहरा रखा है। वहां पे उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम करके रख दिया। तो इन्होंने भी उनके बारे में सुना था। उन्होंने देखा एक चमकदार आंखों वाला एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उनको पता चलता है कि यही गांधी जी हैं। विशेष उनकी कद काठी से विशेष आकर्षित तो होते नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि हाँ यही व्यक्ति है। लेकिन वहां पे उनकी ज्यादा कुछ उनसे बातचीत होती नहीं है। लेकिन पहली बार उन्होंने गांधी जी को उसी अधिवेशन में देखा। लेकिन उसी समय बिहार में आप लोगों ने एक चंपारण सत्याग्रह सुना होगा, 1917। अगर कहा जाए कि गांधी जी का भारत में जो पहला मूवमेंट था वो कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह बिहार का। चंपारण में अंग्रेजों ने 3 कठिया पद्धति चला रखी थी। किसानों को अपने 3 भाग में नील की खेती करना कंपलसरी था। नील की खेती करने से क्या होता था कि जमीन भी खराब होती थी, फर्टिलिटी जो है लगातार कम होती जा रही थी। साथ ही यूरोप में चूंकि नील की बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी, इसलिए यहाँ पे लोग नील की खेती करना किसानों के लिए अनिवार्य कर रखे। लेकिन ना तो वो पैसा दे रहे थे किसानों को और उनकी जमीन भी खराब होती जा रही और जबरदस्ती का नील की खेती करवा ही रहे। एक राजकुमार शुक्ल करके व्यक्ति थे। उन्होंने गांधी जी को कहा कि आपने इतने बड़े बड़े आंदोलन वहां पे दक्षिण अफ्रीका में किए हैं, यहाँ के जो किसान हैं बेचारे इतने त्रस्त हैं, चलिए जरा हमारे चंपारण में आपको दिखाता हूं। गांधी जी कहते हैं ठीक है भाई चलिए। गांधी जी उनके साथ में चंपारण आते हैं और तभी राजेंद्र बाबू से पहली बार गांधी जी की क्या होती है, मुलाकात होती है। उस समय तक राजेंद्र प्रसाद एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में स्थापित हो चुके थे। उस क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि भी लोगों के पास पहुंच चुकी थी। तो गांधी जी ऐसे कार्यकर्ताओं की तलाश में थे। तो गांधी जी राजेंद्र प्रसाद को बुलाते हैं कि आप अपने जो स्वयं सेवक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में आइए, मेरे से मिलिए। राजेंद्र प्रसाद जाते हैं गांधी जी के पास, बैठते हैं। शुरुआत में जो भी बातचीत होती है उससे राजेंद्र बाबू को लगता है ज्यादा प्रभावित गांधी जी से होते नहीं। लेकिन उसी दिन की बात है, वो सारे कार्यकर्ता लोग बैठे हुए थे। गांधी जी निरंतर काम करते जा रहे थे। चंपारण की स्थिति का वो पता लगाते हैं कि किस प्रकार से किसानों का शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। तो वहां पे जितने भी कार्यकर्ता बैठे हुए थे, वो सभी कार्यकर्ताओं से गांधी जी एक सवाल करते हैं कि मान लीजिए ये आंदोलन प्रारंभ कर रहा हूं मैं, और इस आंदोलन को प्रारंभ करने वाला अगर आपको जेल हो जाती है तो आप क्या करो। तो उसमें से कुछ कार्यकर्ता जो कुछ खास खास थे, वो हंसते हुए कहते हैं कि हो गया, तब तो हमारा काम ही खत्म। अगर जेल हो जाती तो हम अपने घर चले जाएंगे, हमारा आंदोलन खत्म। ये बात राजेंद्र प्रसाद के दिल में बैठ कर जाती। राजेंद्र प्रसाद सोचते हैं कि एक व्यक्ति जिसको इस बिहार से कोई लेना देना नहीं है, जो गुजरात का है, वो व्यक्ति यहां पर जेल जाने के लिए हमारे लिए तैयार है, हमारे किसानों के लिए तैयार है, और हम सब उनका साथ नहीं देंगे तो हमसे निकृष्ट कोई नहीं हो सकता। तो वही जो बात थी राजेंद्र प्रसाद की, गांधी जी के प्रति जो समर्पण का भाव उन्होंने देखा, उसे गांधी जी से अत्यंत वो मुग्ध हो गए। उनके समर्पण को, उनके देश सेवा को और उनका लोगों के प्रति जो असंतोष था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों ने गांधी जी को वहां पर संदेश भिजवाया कि आप चंपारण छोड़ करके चले जाइए। लेकिन गांधी जी ने कहा मैं चंपारण से जाने वाला नहीं हूं। अब मित्रों, चंपारण सत्याग्रह होता है। अब गांधी जी ने सफलतापूर्वक उस चंपारण सत्याग्रह में जो नीलहे थे, जो नील के किसान थे, उनको अंग्रेजों की उस दास्ता से मुक्ति दिलाई। और उसी के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी। तो यहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी के बड़े ही घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गए और आखिरी तक गांधी जी के बहुत ही विश्वास पात्र लोगों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम शुमार रहा। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि चंपारण सत्याग्रह पहले मैं ब्राह्मणों का छुआ अन्य किसी भी वर्ग का खाना भी नहीं खाता था।
लेकिन वहां पर गांधी जी ने कहा कि देखो, हम सबका ध्येय एक है, इसलिए हम सबका ध्येय एक है, इसलिए हमारी एक जाति भी होनी चाहिए। और अस्पृश्यता और छुआछूत एक बहुत ही बुरी बात है। तब से राजेंद्र प्रसाद ने छुआछूत अस्पृश्यता की भावना को त्याग कर दिया और सभी को साथ लेकर के समन्वयवादी एक स्वरूप उनके विशाल व्यक्तित्व में भी वो दिखने लगा। और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह के बाद निरंतर अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की, उसमें भी राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट होता है, गांधी जी भारत के युवाओं को आंदोलित करते हैं, कहते हैं कि आप अंग्रेजों की नौकरियां छोड़िए। सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में ही आईसीएस की एग्जाम पास की थी और उसी कारण उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर ही आईसीएस की नौकरी को से त्याग पत्र दे दिया। राजेंद्र प्रसाद की वकालत अच्छी खासी चल रही थी, अच्छा खासा नाम था उनका कलकत्ता में। उन्होंने भी उसके बाद से बैरिस्ट्री करना, वकालत करना छोड़ दिया असहयोग आंदोलन के दौरान। उसके बाद निरंतर जो भी कांग्रेस सम्मेलन करती है, कोई भी मूवमेंट हुआ गांधी जी का, सब में राजेंद्र प्रसाद ने लगातार भाग लिया। 1930 में सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस या नमक सत्याग्रह जिसको कहा जाता है, वो होता है। तो बिहार में इस नमक सत्याग्रह को चलाने की जो जिम्मेदारी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कंधों में आई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वहां पे नमक बना करके नमक कानून तोड़ा और इसी कारण फिर उनको 6 माह की जेल भी हुई। तो मित्रों, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो जेल भी गया इस देश के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए। विद्वता की तो बात ही मत कीजिए, मैंने कहा कि महान विद्वान थे। अगर दर्शन की आप उनसे बात कर लीजिए, साहित्य की बात कर लीजिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आप बात कर लीजिए, तो उनके विचार हमेशा उच्च दर्जे के थे। 1934 में जब मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना जाता है। 1938 में हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वहां पे महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में खटास आ जाती। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते। लेकिन जब महात्मा गांधी के साथ में मतभेद होता है, तो सुभाष बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र दे देते हैं और एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना की। तो जब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया सुभाष चंद्र बोस ने, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी। राजेंद्र प्रसाद एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसको हर लोग चाहते थे व्यक्तिगत तौर से। निर्विवाद छवि थी, निष्पक्ष छवि थी, बड़े ही ईमानदार व्यक्ति थे, अकर्मठ व्यक्ति। तो 1939 में फिर से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में जब 8 अगस्त को गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं, 9 अगस्त को अंग्रेज सरकार 0 आवर ऑपरेशन स्टार्ट करती है और कांग्रेस के जितने भी शीर्षस्थ नेता थे सबको जेल में बंद कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय पटना में थे, बंबई उस समय पहुंच नहीं पाए थे। इनको भी पटना के बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया और 3 वर्ष तक ये जेल में रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, उनके मन में बड़ी पीड़ा थी। पाकिस्तान का विभाजन हुआ। अपनी पीड़ा को इन्होंने अपनी पुस्तक डिवाइडेड इंडिया में भी स्पष्ट किया है। बड़े दुख के साथ इसको इन्होंने स्वीकार किया। 1947 में जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया कांग्रेस से। तब फिर यह जिम्मेदारी आ गई कि राजेंद्र प्रसाद फिर से सबको इकट्ठा करें, फिर से राजेंद्र प्रसाद को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया और इनकी विद्वता को देखते हुए मित्रों, और जो समन्वय करने की इनकी जो क्षमता थी उसको देखते हुए 1946 में जब कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारत में जब संविधान सभा का गठन किया गया था, तो संविधान सभा का जो चेयरमैन था, जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ही भारत का संविधान जो है बन करके 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में तैयार हुआ। उस संविधान सभा में 22 समितियां बनाई गई थी। इनको नियम समिति, संचालन समिति, वित्तीय समिति, ऐसे 4 समितियों का अध्यक्ष भी बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के संविधान निर्माण से लेकर के हर जगह पे आप उनका योगदान निरंतर देखिए। ऐसा कर्मठ व्यक्ति। 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर हमारे देश में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ और उस अंतरिम सरकार के जो प्रमुख थे वो बने थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उसमें खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में ही भाग नहीं लिया, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो आपदा आती थी, जो सांप्रदायिक दंगे होते थे, हर जगह ये जाते थे। सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया। आपदा के समय सिंध का भूकंप हो, बिहार का भूकंप हो, हर जगह भूकंपों में इन्होंने कार्य किया। लोगों से धन इकट्ठा करके राहत और पुनर्वास के लिए इन्होंने काम किया। तो ऐसा व्यक्तित्व था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। लेकिन अब इसके बाद में असली जब कहानी चालू होगी, जब ये राष्ट्रपति बने। मित्रों, लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद में सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने थे, अंतिम गवर्नर जनरल, और पहले भारतीय भी थे जो गवर्नर जनरल बने थे। जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में एक बड़ा ही वैचारिक मतभेद था। नेहरू का सेक्युलरिज्म अलग था, इनका अलग था, इनकी सोच अलग। नेहरू की सोच और इनकी सोच, और खासकर ये सोच में जो मतांतर था, ये जब भारत स्वतंत्र होता है 1947 में, उसके बाद बड़ा ही स्पष्ट रूप से नजर आता है। शायद नेहरू जी को ये भी लगता रहा होगा कि बहुत सारे कांग्रेसी ऐसे हैं, खासकर जैसे वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, वो भी इनका काफी सपोर्ट करते थे। वल्लभ भाई पटेल से बड़ी अच्छी मित्रता थी इनकी। तो नेहरू चाहते थे कि सी राजगोपालाचारी भारत के राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में कतई नहीं, लेकिन वल्लभ भाई पटेल का दबाव और भी अन्य कांग्रेसी जो महत्वपूर्ण शीर्षस्थ नेता थे, तो वो सभी राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और उसके बाद जब पहला राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, तब भी नेहरू की यही मंशा थी कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो राष्ट्रपति ना बने, बल्कि सी राजगोपालाचारी ही राष्ट्रपति बने। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केटी शाह के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था। एक वामपंथी दल के संयुक्त एक सदस्य, एक मेंबर थे केटी शाह। जो प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने किसे पराजित किया था? जो इनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे वो कौन थे? तो केटी शाह थे। तो नेहरू के विरोध के बावजूद भी, हालांकि फिर आखिरी में नेहरू भी इनके सपोर्ट में आ गए थे, जब सारे के सारे कांग्रेसी ने कहा कि नहीं, राजेंद्र प्रसाद ही राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त होंगे, तो फिर नेहरू को भी अपनी इच्छा बदलनी पड़ी और वो भी इनके सपोर्ट में आ गए। लेकिन यहां से इनकी असली टसल अब चालू होती है। राजेंद्र प्रसाद के हर कार्यों पे नेहरू की बड़ी ही सूक्ष्म निगाह हुआ करती और लगभग उनके हर कार्यों का विरोध करते थे नेहरू जी। उसी समय कहा जाता है कि सोमनाथ के मंदिर का में एक कार्यक्रम था और उस सोमनाथ के मंदिर के कार्यक्रम में ये जा रहे थे। तब नेहरू जी मना करते हैं कि आपको सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हिंदू पुनरुत्थान कहलाएगा। ये एक सेकुलर स्टेट के लिए, एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के लिए एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, देखिए मेरा सेकुलरिज्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। अगर कोई मस्जिद में बुलाएगा मैं वहां भी जाऊंगा, कोई चर्च में बुलाएगा मैं वहां भी जाऊंगा, और सोमनाथ मंदिर वो एक विदेशी आक्रांत था जो उस मंदिर को टूटा, वहां तो मैं जरूर जाऊंगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी का जो सेकुलरिज्म था, जो धर्मनिरपेक्षता थी, वो अलग थी और नेहरू अलग ढंग से उसको सोचते थे। नेहरू सोचते थे कि ये हिंदू पुनरुत्थान होगा, बाकी धर्म इससे डोमिनेट होंगे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी ऐसा नहीं सोचते। तो हर धर्म का सम्मान करते, चाहे कोई भी धर्म हो, और अपना धर्म तो सबसे ऊपर था। और भी बहुत सारे बातों में नेहरू जी के साथ में उनका मतभेद हुआ। हिंदू कोड बिल जब 1951 में लाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, काफी बहस हुआ, बहुत सारे लोगों की नाराजगी थी उस कोड बिल को लेकर के। तलाक, संपत्ति का अधिकार आदि बातों से संबंधित वो कोड बिल था। तो इन्होंने नेहरू को बोला कि तुम एक काम करिए, आप जितने भी सांसद हैं, मेरे सांसदों से व्यक्तिगत चर्चा हुई है, आप सभी सांसदों से इस मुद्दे पर बात करिए
और दूसरी बात, अगर कोर्ट बिल ला रहा है तो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं होना चाहिए, कि हर संप्रदाय की, कोई भी धर्म है, हर धर्म की महिलाओं के लिए होनी चाहिए। एक प्रकार से कॉमन सिविल कोड की वकालत थी, लेकिन फिर ऐसा हो नहीं सका। लेकिन उस समय ये पारित हुआ नहीं। बाद में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बड़ी बहुमत से सरकार बनाती है, तो फिर हिंदू कोड बिल जो था वो पारित हुआ। इस प्रकार से नेहरू जी और इनके बीच में निरंतर टसल चलती रही। उसी समय जब ये राष्ट्रपति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके बड़े ही परम मित्र भी थे, और तो उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके अंतिम संस्कार में जाने को तैयार थे। तब नेहरू जी ने इनको मना किया कि आपको मुंबई उनके अंतिम संस्कार में नहीं जाना चाहिए। सोचिए मित्रों, नेहरू जी की ये मानसिकता थी उस समय। तो फिर भी ये उनकी बात को अनसुना करके उनके अंतिम संस्कार में पहुंच गए। बहुत सारी फाइलें ऐसी थी जो नेहरू जी अपने टेबल में ही दबा देते। राजेंद्र प्रसाद हमेशा इस बात से बड़े खिन्न रहते थे कि उनको सरकार जो है पूरी जानकारी देती नहीं। बड़ी बड़ी नियुक्तियां उनसे बिना पूछ करके कर दी जाती थी, ना ही उनके पास में कोई सूचना पहुंचती। राष्ट्रपति के अधिकार कैसे होने चाहिए, इस बात को लेकर के भी काफी तीखी बहस उनके और नेहरू के बीच में हुई। तो ऐसे बहुत सारे मतभेद हैं जो आपको दिखाई देंगे उस समय नेहरू, यानी एक प्रकार से असहमति अपने चरम स्तर पर थी दोनों के मध्य। और बहुत सारे देश इनको अपनी विदेश, अपनी यात्राओं पे भी, अपने देशों में भी आमंत्रित किए। लेकिन यही कारण था कि नेहरू ये सब, कोई भी देश इनको इनविटेशन देता था, सबकी फाइलें अपने टेबल पे दबा के रखवा देते। पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में तो सिर्फ नेपाल की ही विदेश यात्रा में जा सके। दूसरी विदेश यात्रा में कुछ देश दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, जापान, यहाँ पे गए थे जरूर। लेकिन पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल में तो सिर्फ कहां पर जा सके, ये नेपाल ही जा सके। तो ऐसे भिन्न भिन्न मुद्दों पर नेहरू जी के साथ में इनके बड़े बड़े तीखे तीखे मतभेद हुए। लेकिन राजेंद्र प्रसाद बड़े ही सीधे सरल सरल थे, कभी भी अपने आक्रोश को सबके सामने जो है व्यक्त नहीं करते। कई बार इन्होंने विष किया। आपको बता दूं, जब संविधान सभा के अध्यक्ष थे, एक बार किसी सदस्य, संविधान सभा के किसी सदस्य ने कुछ आक्षेप लगा दिया इनको। तब ये महात्मा गांधी के पास गए और उन्होंने कहा कि गांधी जी, मेरा मन है इस्तीफा देने का, अब मुझे अध्यक्ष की कुर्सी जो है स्वीकार नहीं है। तब गांधी जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि देखो राजेंद्र, अमृत तो सब पीते हैं, लेकिन मेरे पास तो जहर पीने के लिए सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र है, और तुम अगर नहीं पियोगे तो और कौन पिएगा। तब उन्होंने फिर बोला, ठीक है बापूजी, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे स्वीकार है। तो इस प्रकार से कई बार इन्होंने जहर का प्याला हंसते हंसते, हमेशा एक सौम्य मुस्कान उनके चेहरे पे आपको देखने को मिले, एक शांति का भाव देखने को मिले। जब 1957 में दूसरी बार राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ मित्रों, फिर से नेहरू जी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बार कदापि राष्ट्रपति ना बने। वो चाहते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही राष्ट्रपति बनाया जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत बड़े शिक्षाविद थे, दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। लेकिन वो भी राजनीति से अछूते नहीं रहे। पहले मॉस्को में वो एम्बेसडर भी थे, राजदूत भी थे, और नेहरू ने उनको इसीलिए उपराष्ट्रपति बनाया था कि आपको राष्ट्रपति बनाया जाएगा। लेकिन यहां पर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी इच्छा स्पष्ट कर दी कि मैं दूसरी बार भी राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। और राजेंद्र प्रसाद की इच्छा, राजेंद्र प्रसाद के चहेते बहुत सारे लोग थे कांग्रेस कार्य समिति में। अब सोचिए कि जब राजेंद्र प्रसाद ने, तो यह नेहरू के लिए भी बड़ी दुविधा की विषय हो गई कि राजेंद्र प्रसाद स्वयं बोल रहे हैं कि मैं दूसरी बार भी इस कार्य को करने के लिए सक्षम हूं, हालांकि उनका स्वास्थ्य बड़ा नाजुक रहा करता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दमा के मरीज थे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दूसरी बार भी इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तत्पर हूं। तो कांग्रेस के लोगों ने स्वागत किया खुले मन से कि बिल्कुल दूसरी बार भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा ईमानदार व्यक्तित्व, एक कर्मठ व्यक्तित्व, एक देश प्रेमी व्यक्ति ही इस देश का क्या बनना चाहिए, राष्ट्रपति बनना चाहिए। नेहरू के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो गया। डॉक्टर राधाकृष्णन को उन्होंने जुबान दी थी कि आपको हम बनाएंगे राष्ट्रपति।
अब नेहरू क्या करते हैं कि दक्षिण भारत जाते हैं, दक्षिण भारत के 4 मुख्यमंत्रियों के साथ में मीटिंग करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री आपका उत्तर भारत का है, मैं उत्तर भारत का हूं, तो राष्ट्रपति मैं चाहता हूं कि दक्षिण भारत का। तो एक प्रकार से क्षेत्रीयतावाद को जन्म दे रहे थे। लेकिन दक्षिण के चारों मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हमें राजेंद्र प्रसाद जी से कोई भी आपत्ति नहीं है। तो नेहरू जी अपना मुंह लिए हुए वापिस आ गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद नेहरू जी के बड़े ही खास मित्र भी होते थे, सहयोगी भी होते थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उनको समझाया कि जब सारे कांग्रेस के व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर से राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं, तो आप भी अपना विरोध वापस ले लीजिए। इससे आपकी जो छवि है वो अच्छी बनेगी नहीं। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं दुर्गा दास, उन्होंने एक बड़ी ही फेमस पुस्तक है उनकी, कर्जन फ्रॉम नेहरू एंड आफ्टर करके। उसमें जो नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में जो विवाद थे, जो मतभेद थे, उनका खासा उन्होंने खुल करके इन सब बातों का जिक्र किया। और आखिरकार फिर नेहरू को अपना विरोध वापस लेना पड़ता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 99% मतों के साथ दूसरी बार भारत के राष्ट्रपति बनते। एक निर्दलीय प्रत्याशी, विपक्ष ने, सोचिए राजेंद्र प्रसाद जी का व्यक्तित्व कितना बड़ा था कि विपक्ष ने कहा कि हम राजेंद्र जी के खिलाफ अपना कोई भी कैंडिडेट, कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। हरिराम चौधरी एक निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनको 1% के लगभग आसपास वोट। इस प्रकार से दूसरी बार भारत के राष्ट्रपति बने 1962 तक भारत के वो राष्ट्रपति रहे। और अगली बार भी कई मुद्दों पर उनके जवाहरलाल नेहरू के साथ में जो मतभेद थे वो निरंतर वो चलते रहे। आपको बता दूं कि जब राष्ट्रपति के रूप में रिटायरमेंट लेना था, तो दिल्ली के रामलीला मैदान में कई हजार की भीड़ उनको विदाई देने के लिए पहुंची थी। वैसा दृश्य संभवतः आज तक किसी नेता की विदाई के लिए इस देश ने न देखा हो। लोग इतना प्रेम करते थे। रिटायरमेंट के बाद 1962 में उनका रिटायरमेंट होता है और रिटायरमेंट के बाद वो पटना चले जाते हैं, बिहार विद्यापीठ में। पटना में एक सदाकत आश्रम, ध्यान रखिएगा, सदाकत आश्रम राजेंद्र बाबू से संबंधित है। वहां पे बिहार विद्यापीठ में रहते हैं। उनकी पत्नी भी थी। 3 कमरों का छोटा सा खपरेल का मकान था। सादगी से, बहुत सादगी से। उनकी सादगी सरलता के तो हजार किस्से हमें। एक किस्सा थोड़ी सी मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूंगा। जब राष्ट्रपति थे तो उसी समय उनका एक नौकर था, उस नौकर का नाम था तुलसी। उनके पास में एक हाथी दांत की पेन थी, किसी ने उनको गिफ्ट किया हुआ था। वो पेन तुलसी ने टेबल से गिरा दी और टूट गई। तो राजेंद्र प्रसाद बड़े नाराज हुए। किसी ने उपहार में पेन को दिया था। तो राजेंद्र प्रसाद जी बड़े ही नाराज होते हैं और तुलसी को डांटते हैं, बोलते हैं चलो निकल जाओ तुम काम से। तुलसी को निकाल दी। दिन भर बहुत सारे राष्ट्रपति के पास में बहुत सारे काम होते हैं, दिन भर काम करते रहे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ठेस लगातार उत्पन्न हो रही। जैसे ही सभी काम खत्म होते हैं, वापिस आते हैं, संदेश देते हैं तुलसी को बुलाओ। तुलसी आता है, अंदर में सोचता है तुलसी की फिर उसी चीज के लिए फिर डांटेंगे राजेंद्र बाबू। तो जब तुलसी अंदर आता है तो देख करके हतप्रभ हो जाता है। राजेंद्र बाबू ऐसे हाथ जोड़ करके खड़े थे और बोलते हैं तुलसी मुझे माफ कर दो। सोचिए कितना विशाल व्यक्तित्व। तुलसी समझ नहीं पाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। फिर दोबारा बोलते हैं कि तुलसी तुमने मुझे माफ नहीं किया। इतना कहना था, तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजेंद्र बाबू भी रोने लगे। तो ऐसी थी सरलता, ऐसी थी सादगी। पटना में जाते हैं, बिहार विद्यापीठ में खपरेल का मकान था, 3 कमरों को वहां पे रहते हैं। और उसी समय उनकी तबीयत खराब होने लगती। उसी समय हैदराबाद के जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन, नीलम संजीव रेड्डी जी, उनको अपने पास में बुला लेते हैं इलाज के लिए। 2-3 महीना वहां पे रहते हैं। तभी उनकी जो पत्नी थी राजवंशी देवी, उनकी भी तबीयत जो है खराब होने लगती। तो फिर वहां से वापिस आते हैं वो, और उनकी पत्नी की उसके बाद मृत्यु हो जाती है। 1962 की बात है, इंडो चाइना वार भी चल रहा था। भारत चीन का युद्ध चालू हो गया था। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे,
उन्होंने अपनी पत्नी के सारे गहने भारत सरकार को दे दिए सहायता की। तो ऐसे थे बाबू राजेंद्र प्रसाद। सबसे दुखद एक आखिरी चीज, 1 वर्ष का जीवन शेष था। 1963 में उनकी मृत्यु, 1962 में हालांकि उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। 1963 में जब उनकी मृत्यु हुई मित्रों, जिस दिन मृत्यु हुई, अंतिम संस्कार पटना में बांस घाट उनकी समाधि है पटना में। तो अंतिम संस्कार के समय, उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं, उस दिन जवाहरलाल नेहरू कहीं पर राजस्थान जाने का कार्यक्रम था। तो नेहरू जी को बोलते हैं कि चलिए पटना चलते हैं। नेहरू जी मना कर देते हैं कि मेरा राजस्थान में कार्यक्रम है, तो मैं, है ना, राजेंद्र बाबू के अंतिम कार्यक्रम में मैं नहीं जा पाऊंगा, और मेरे ख्याल से आपका भी जाना जरूरी नहीं। तब राधाकृष्णन ने कहा कि वो जिस सम्मान के लायक थे, वो सम्मान उनको मिलना चाहिए, और मैं उनकी अंतिम समाधि में जरूर जाऊंगा। और डॉक्टर राधाकृष्णन तो वहां पर पहुंचते। तो इस प्रकार के वैचारिक मतभेद को लेकर भी बड़ी सहजता के साथ में बार बार उन्होंने जहर का घूंट पिया, लेकिन कभी उफ तक नहीं किया। ऐसा महान व्यक्तित्व था। संविधान सभा के अध्यक्ष का बड़ी ही ईमानदारी से, कुशलता से निर्वहन किया। खाद्य मंत्री के रूप में काम किए, और अब तक के हमारे देश के इतिहास में सिर्फ यही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो 2 बार भारत का राष्ट्रपति बना। दूसरी बात, तो राधाकृष्णन, जब दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव होना था, डॉक्टर राधाकृष्णन को जब नेहरू जी ने कहा था आप ही राष्ट्रपति बनेंगे, और बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तब उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन नेहरू जी ने समझाया बुझाया, तो फिर वो उपराष्ट्रपति बने रहे। तो देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे, इतने बड़े दार्शनिक राधाकृष्णन जी, इतने बड़े विचारक, इतने महान शिक्षक के रूप में हम याद करते हैं, लेकिन वो भी राजनीति में कहीं ना कहीं रच बस गए थे। तो खैर, तो मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बताना चाहता था। एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे हम बहुत ही कम याद करते हैं, लेकिन अगर उनके आप संपूर्ण जीवन काल को देखेंगे, तो इस देशभक्ति की, कर्मठता की, सरलता की, सहजता की, उनसे बड़ा व्यक्तित्व आपको इस देश में शायद ही अन्य कोई दूसरा देखने को मिलेगा। मित्रों, यहाँ उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस पीपीटी में है, इनको आप लोग लिख लीजिएगा। जन्म स्थान जीरादेई, छोटा सा गांव था सीवान बिहार में। पिता महादेव देसाई, माता कमलेश्वरी देवी, पत्नी राजवंशी देवी। बाकी कहानियां मैं आपको सुना ही चुका हूं। इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1963 को, सदाकत आश्रम पटना इनसे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। समाधि स्थल का नाम मैंने बताया, बांस घाट। इनकी समाधि स्थल का क्या नाम है? बांस घाट। शिक्षा फारसी से प्रारंभ की थी छपरा में, फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से एलएलएम किया, पीएचडी किया, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत रत्न इन्हें 1962 में दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष 3 बार बने। 1934 में मुंबई अधिवेशन में, सेशन में, 39 में जब सुभाष जी कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद अब 47 में जब जेबी कृपलानी जी इस्तीफा देते, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा मैंने बताया कि कई समितियों के अध्यक्ष भी थे, जिसमें संचालन समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, नियम समिति, और राष्ट्रीय ध्वज पर एक तदर्थ समिति का गठन किया गया था, उसके भी अध्यक्ष थे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक रहा। बहुत बड़े साहित्यकार भी थे। अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन 1920 पटना में इनको अध्यक्ष बना चुना गया। इसके अलावा बिहार साहित्य सम्मेलन के भी ये अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया। ये इनकी रचनाएं हैं, जिसमें आत्मकथा एक रचना है इनकी, इंडिया डिवाइडेड। महात्मा गांधी के बहुत बड़े ये भक्त थे। बापू के कदमों में बाबू, बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बापू के कदमों में बाबू, कितनी प्यारी पुस्तक है। सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध क्या हो गई रचनाएं हो। कई समाचार पत्रों में भी इनके लेख छपा करते। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही।
इसी प्रकार से हम निरंतर आपके लिए हमारे देश के जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, स्थल हैं, अन्य जो भी चीजें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो आपके लायक उपयोगी होंगी, हम निरंतर आपको आपके सामने लाते रहेंगे। एमएसडी लक्ष्य के साथ में जुड़े रहिएगा। बातें अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। करना